खबर से कर रहे हैं जो मिडिल ईस्ट से आ रही है। मिडिल ईस्ट में गाजा को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव सामने आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तब तक फिलिस्तीन राष्ट्र का गठन नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने गाजा से इजरायली सेना की वापसी से भी इनकार कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित शांति योजना को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल किसी प्रतीकात्मक जीत से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि उसका लक्ष्य हमास का पूरी तरह खात्मा करना है। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक हमास को पूरी तरह से निहत्था नहीं कर दिया जाता तब तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 30 जुलाई को दावा किया था कि इजराइल और हमास के बीच एक बड़े समझौते की रूपरेखा तैयार हुई है। इस योजना के तहत हमास चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ेगा और बदले में इजरायली सेना गाजा के से वापस लौटेगी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि नेतन्याहू इस समझौते से बेहद खुश है। हालांकि अब नेतन्याहू के ताज़ा बयानों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कैबिनेट बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल ने ट्रंप के तथाकथित 15 सत्र बोर्ड ऑफ पीस प्लान को स्वीकार नहीं किया। नेतन्याहू के इस रुख से साफ है कि गजा युद्ध को लेकर इजराइल अपनी सैन्य रणनीति में किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। ऐसे में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और गाजा के भविष्य को लेकर चल रही अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ट्रंप की पहल आगे बढ़ती है या फिर गाजा में संघर्ष और लंबा खिंचता है। नेतन्याहू ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। בוקר טוב לכם. בוודאי שמתם לב לעובדה מעניינת. איראן תוקפת את כל המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל. עד כה היא לא תקפה, יכול להיות שתתקוף, אבל למה עברו שבועות ארוכים והיא לא תוקפת אותנו? משום שהיא יודעת איזה מכה עצימה אנחנו ננחית עליה אם היא תעשה זאת. אני אומר את זה כי לאחרונה, בשתי היממות האחרונות, אנחנו מוצפים בגל שמועות על חולשה ישראלית ונסיגות ישראליות בכל החזיתות. הדבר הכי משעשע שההתקפות הללו וההתקפות הללו באות מאנשים שהטיפו לסגת מכל רצועת עזה, לא להיכנס בכלל ללבנון ולא להכות באיראן. אז אני מבקש לעבור איתכם בקצרה, חזית חזית. קודם כל איראן. אני מאוד מעריך את הנשיא טראמפ. הוא גדול ידידנו בבית הלבן. אני מאוד מעריך את השותפות ההיסטורית עם ארצות הברית נגד הניסיונות של איראן להתחמש בנשק גרעיני. ואני רוצה להדגיש שוב, עם הסכם או בלי הסכם, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כי הקיום של המדינה היקרה שלנו, המדינה של כולנו, הקיום של ישראל אינו עומד למשא ומתן. तो आप नेतन्याहू को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जब युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त स्थितियां कुछ और थी। हमें लगा था कि हमास अपने हथियार डाल देगा, हमले नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमास और हूती मिलकर इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमारे लिए हमारी जनता, हमारी पब्लिक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और अमेरिका के प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर हमारे लोग खतरे में होंगे, हमारा देश खतरे में होगा, तो ना हम सेना को इवैक्यूएट करेंगे और ना ही पीस जो ये ट्रीटी बन रही है उसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेतन्याहू ने जो प्रस्ताव ठुकराया है, जरा उसकी बारीक चीजें आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने जो कहा मैंने आपको बताया, इजराइल में 2 महीने बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर इलेक्शन है। सर्वे में नेतन्याहू की पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जो नुकसान पहुंचाए, यानी गाजा से सैनिकों को वापस बुलाना। बड़ी आबादी गाजा के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई के पक्ष में है। 82% यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को उनके घरों से हटाने का समर्थन किया है। 56% लोगों ने इजराइल के भीतर फिलिस्तीन को हटाने का समर्थन दिया। कई मंत्री गाजा में यहूदी बस्तियां बसाने की वकालत तक कर चुके हैं। कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगी दल गाजा से सेना हटाने के खिलाफ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने ट्रंप की योजना का खुलकर विरोध किया है। सरकार के भीतर भी ट्रंप प्रस्ताव को लेकर असहमति नजर आ रही है। नेतन्याहू ने पहली मर्तबा पब्लिकली इस योजना को खारिज किया है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन के दौरान अगर वो सेना वापस लेते हैं तो उनकी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नेतन्याहू के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन गाजा के ट्रंप प्लान की अहम बातें क्या हैं? तत्काल युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव था। ट्रंप ने कहा था कि इजराइल अपनी सेना को वापस बुलाए और वहां पर हमले रोक दे। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई रोकने की पहल की गई थी, लेकिन हमास ने हमले नहीं रोके, इसलिए इजराइल ने भी हमले रोकने से मना किया। हमास के कब्जे में मौजूद सभी जीवित और मृत बंधकों की रिहाई की बात थी, लेकिन हमास ने अभी तक बहुत सारे बंधकों को रिहा नहीं किया है। इस हमले को 3 साल होने वाले हैं।
गाजा से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी की बात भी कही गई थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। गाजा पट्टी से सैन्य ढांचे को हटाने की योजना है। भविष्य की गाजा सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। गाजा पर हमास का शासन पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव था, लेकिन हमास ने बिल्कुल भी क्षेत्र को खाली नहीं किया। क्षेत्र में स्थायी शांति और नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की कोशिश है। योजना का उद्देश्य युद्ध खत्म कर गाजा में राजनीतिक बदलाव लाना है। अभी भी बड़े पैमाने पर वहां पर हमले हो रहे हैं इजरायली सेना पर। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं इजराइल में और इजराइल की जनता चाहती है कि फिलिस्तीन के साथ किसी भी तरह की रजामंदी या दोस्ती नहीं करनी है। इजराइल को विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर जब गजा युद्ध हुआ तो मैं वहाँ पर था और पब्लिक के बीच में एक यही सेंटिमेंट था कि किसी भी कीमत पर फ़िलिस्तीन को ख़त्म करना है, गाज़ा को ख़त्म करना है, हमास को ख़त्म करना है। लेकिन फिर ट्रंप आते हैं अपनी पीस ट्रीटी लेकर, जो नकली पीस ट्रीटी होती है, हमेशा वो शांति का प्रस्ताव लाते हैं और ख़ुद उसको भंग कर देते हैं। अभी वहाँ पर 70 से 80% जो जनता है सर इजराइल की, वो किसी भी कीमत पर सेना वापसी के पक्ष में नहीं है। वो किसी भी कीमत पर फ़िलिस्तीन और गाज़ा का इलाका खाली करने के पक्ष में नहीं। वो तो कह रहे हैं कि और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हमले हों, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बंधक है सर जो हमास ने रिहा ही नहीं किए हैं। अमित जी नमस्कार। देखिए इजराइल के जो कंसर्न्स है ना वो काफी जेन्युइन है। अभी तक देखिए इजराइल और नेतन्याहू ये बोल रहे थे कि वो जो पीस का जो समझौता किया है इन्होंने अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने, वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो कारगर नहीं होगा। और उसके पीछे उनका तर्क बिल्कुल साफ है। देखिए जब तक हमास पूरी तरह से अपने आप को डिसआर्म नहीं करेगा तब तक इजराइल वहां से अपनी सेना कैसे हटा ले। वो ये तो इतिहास बताता रहा है कि आप देखिए कई दशकों से यही कहानी बार बार दोहराई जाती रही है। आप वहां से वापस लौटेंगे, क्या आप सोचते हैं कि हमास आपको फिर छोड़ देगा? क्या वो शांति दूत बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जब तक उसके हाथ में आर्म्स है, जब तक उसके पास उसकी जमीन है, वो आपसे लड़ता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा। ये रिलीजियस फैनेटिक लोग होते हैं और इजराइल इस बात को काफी अच्छी तरह जान चुका है, क्योंकि उसने भुगता है पास्ट में, बीते दिनों में उसने काफी भुगता है। तो ऐसे में इजराइल का ये कहना था अमेरिका को बिल्कुल साफ साफ कि अगर हमास पूरी तरह से अपने आप को डिसआर्म कर दे, सरेंडर करे आर्म्स, और फिलिस्तीनी वहां लोग अपना जो है पैलेस्टाइन लोग अपना स्वायत्त शासन वहां शुरू करें, तब हम वहां से अपनी सेना विड्रॉ करने की बात सोच सकते हैं। लेकिन अब तो नेतन्याहू साहब एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मेरे जीते जी मैं फिलिस्तीन राज्य की स्थापना नहीं होने दूंगा। उनका कहना बिल्कुल साफ है। वो इसलिए नहीं कि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ है, वो मूलतः इसलिए कि वहां पर से जिस तरह से टेररिस्ट गतिविधियां चलाई जाती हैं, जिस तरह से इजराइल के ऊपर वहां से बराबर एक खतरा मंडराता रहता है, वो उस चीज से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर पैलेस्टीन राज्य खड़ा हो जाएगा तो फिर इजराइल के लिए हमेशा के लिए वो नासूर रहेगा। और ये मानना, हालांकि थोड़ा ये एक्सट्रीम व्यू दिया है नेतन्याहू साहब ने, लेकिन उसके पीछे कारण यही है अमित जी। जी हाँ आलोक जी, एक बात और भी है, जैसे पाकिस्तान की फितरत है, बात करता है करता कुछ है, धोखेबाजी में नंबर 1 है। यही कमोबेश हालत उन प्रॉक्सीज़ की भी है, चाहे हूती हो, हिजबुल्ला हो, ये सब पाकिस्तान के कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल मेल खाते हैं। ये कहते हैं हम शांति के लिए जा रहे हैं, अगले दिन आपके लोगों को पकड़ कर मार देंगे। ये कहते हैं हम शांति करने जा रहे हैं, अगले दिन आप पर धावा बोल देंगे। तो इजराइल तो भुक्तभोगी है ना सर। इजराइल ने तो इतने सालों में इतने जख्म झेले, इसलिए वो किसी पे विश्वास नहीं करता। अमेरिका लाख वादे कर ले कि वो ईरान को समझा देगा, हूती, हिजबुल्ला और ये जो आतंकवादी हैं, चाहे वेस्ट बैंक का इलाका देख लीजिए सर, चाहे आप इजराइल का नॉर्दर्न इजराइल देख लीजिए, नियोतवेव देख लीजिए, ओफाखिम देख लीजिए, इन इलाकों में इतने हमले हुए हैं कि इजराइल ने सबक ले लिया कि भाई हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। वहाँ के नागरिक इतने ज़्यादा अपफ्रंट हैं सर, 18 साल के बाद हर आदमी के पास आर्म्स एम्यूनिशन के लाइसेंस होते हैं। वो कहते हैं हमें अपने देश की रक्षा खुद करनी है, हमको सेना और पुलिस पर डिपेंड नहीं रहना है। तो इतनी चोट खाई है इजराइल ने, वो कभी भी इस पीस टॉक, पीस प्रॉस्पेरिटी का कभी हिस्सा ही नहीं बनेगा इजराइल। तो ये अमित जी देखिए, जिस तरह के क्षेत्र में इजराइल है और जितना सकरा रास्ता है उसके पास, उसका भौगोलिक क्षेत्र देखिए, वो कितने तरह खतरों से जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर इस तरह से आक्रमण होते रहे हैं
कितने बड़े बड़े देशों ने मिलकर उसके ऊपर आक्रमण किया है। और अब जब वो सफल नहीं हो पा रहे तो इन्होंने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए वहां पे। और ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रूप है? वही रूप है जैसे लश्कर ए तौबा का है, जैसे मोहम्मद का है, जैसे आईएसआई का है। वही रूप है ना। तो ये इनसे आप शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इनका अस्तित्व जब तक रहेगा वो तो मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। इनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जा चुका है मदरसों में और फंडामेंटलिस्ट के द्वारा प्रीचिंग्स दे दे करके कि ये बिल्कुल आम नागरिक की तरह नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरे हवसी जानवर की तरह है, जिनका सिर्फ मकसद होता है दूसरे धर्म के लोगों का नाश करना। और उसको उसके लिए भले ही मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, वो जान देने में अपनी शान समझते हैं। वो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट कहां से लाया गया है? इसीलिए लाया गया है कि इनको ये बताया गया कि तुम अगर दूसरे की जान ले लो नॉन इस्लामिक लोगों को तो तुमको जन्नत मिलेगी। इस तरह की बातें अगर आप बचपन से किसी के दिमाग में बैठा देंगे और इतना इतना रेडिकलाइज्ड माइंड के साथ वाले लोगों को आप मिलाकर के एक प्रॉक्सी आर्मी खड़ी करेंगे तो उससे आप शांति की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते ठीक है हैं। आलोक और जी। यही हो रहा है वहां पे। आलोक जी, आप साथ रहिएगा, एक और खबर आ रही है। हालांकि ये 72 हुरों वाला जो कॉन्सेप्ट है मानसिक रूप से विक्षिप्त कुछ मौलाओं ने किया है। बड़ी खबर आ रही है, भारत अब हाईटेक हैप्स सिस्टम बना रहा है। 90 दिन तक आसमान में बने रहने की क्षमता होगी। पाकिस्तान की हर गतिविधि पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। एनएएल ने सफलतापूर्वक प्रोटोटाइप परीक्षण, भारत की खुफिया क्षमता में इजाफा होगा। भारत भविष्य की युद्ध तकनीकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब उसकी नज़र आसमान से दुश्मनों की हर गतिविधि पर रहेगी। 24 घंटे निगरानी रखने वाली अत्याधुनिक प्रणाली पर अब देश काम कर रहा है। देश हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट ऐप्स यानी HAPS तकनीक विकसित कर रहा है, जिससे सैन्य निगरानी और खुफिया क्षमताओं में इजाफा होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मुनीर साहब के बेडरूम में उनके बिस्तर पे जो चादर है उसका कलर क्या होगा, ये भी पता चल जाएगा। प्लेटफॉर्म पारंपरिक उपग्रह और ड्रोन के बीच की कड़ी है। सौर ऊर्जा से संचालित हो गया। हैप 17 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर हर सप्ताह यानी महीनों तक उड़ान भर सकता है और सीमावर्ती समेत बड़े भूभाग की रियल टाइम निगरानी कर सकता है। आलोक जी मेरे साथ बने हुए हैं। आलोक सर, ये सैटेलाइट नेविगेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती है उसमें इसरो के उसमें हम इसरो की बहुत मदद लेते हैं सर। इसरो के बहुत सारे सैटेलाइट है जो हम मिलिट्री इंटेलिजेंस यूज़ करता है, लेकिन अभी हैप्स जो डेवलप इंडिया कर रहा है ये फुल्ली डेडिकेटेड होगा मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए। तो इससे मुझे लगता है कम से कम रियल टाइम नेविगेशन हो पाएगी। ये जो छुटपुट घुसपैठ होती रहती है पाकिस्तानी बॉर्डर से, मुझे लगता है उस पर भी कंट्रोल होगा। और कोई अगर न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान में या चाइना में तो हम उसको नेविगेट कर पाएंगे सर। जी अमित जी, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी के द्वारा, ये बहुत ही उन्नत किस्म का प्लेटफॉर्म है और ये करीब 65,000 फीट या उससे भी थोड़ा सा ऊंचाई पर ये ऑपरेट करेगा। ये लगभग स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास है ये। और ये बिल्कुल आपने सही बताया कि जो हमारे सामान्य यातायात के लिए जो जहाज वगैरह जाते हैं और सैटेलाइट्स जिस ऑर्बिट में होते हैं उसके बीच का ये क्षेत्र है। और यहाँ पर ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से और निश्चिंत तरीके से ये घूमता रहेगा। और इसकी जो तकनीकी है वो इतनी विकसित है कि ये न सिर्फ सर्वेलेंस में सटीक सर्वेलेंस देगा, वहां की एक एक जगह की पिक्चर हमें दिखती रहेगी, बल्कि हमारे जो स्पेस या एरियल जो वेपन्स हैं उसके नेविगेशन में भी, उसके डायरेक्शंस में भी ये बहुत ही सटीक मदद पहुंचाएगा। यही नहीं, दुश्मन से आने वाले जितने भी एरियल थ्रेट्स होंगे उसकी रियल टाइम जानकारी, उसकी रियल टाइम पोजीशनिंग हमारे जो इंटरसेप्टर्स होंगे उसको ये दे पाएगा। तो ये बहुत ही कारगर एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा जो कि करीब 90 दिनों तक ये इंडिपेंडेंट विचरण करता रहेगा ऊपर में। और इसमें ये क्षमता है कि ये सोलर एनर्जी से ही इसकी बैटरी अपने आप चार्ज होती रहेगी, इसीलिए ये काफी लंबे समय तक वहां पर रह पाएगा। और लगभग 90 दिन के बाद ही इसको फिर वापस लाने की जरूरत है। और वापस लाने का पहले हम दूसरा प्लेटफॉर्म वहां पोजीशन कर देंगे, तब एक को नीचे उतार लेंगे। तो ये निश्चित रूप से हमें एक कटिंग एज देगा पाकिस्तान के खिलाफ इस क्षेत्र में। और भविष्य में हो सकता है हम चीन की तरफ भी इस तरह के प्लेटफॉर्म को प्रक्षेपित करें। जी हाँ, बिल्कुल सर। एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
हमारे जो नेविगेशन सैटेलाइट्स थे हम इस्तेमाल तो उनका करते थे, कई बार तो अमेरिका ने भी हमारी मदद की है, रशिया ने भी हमारी मदद की है अपनी जीपीएस और जियो स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन इसरो का हमारा जो सैटेलाइट है वो ज़्यादातर मौसम, खेती बाड़ी और इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, या तो अपने सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए। क्या अभी टाइम आ गया कि भारत अपना खुद का एक डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करे, जैसे चाइना, अमेरिका और रशिया के पास है? जी अमित जी, प्रयास इसके तरफ हम्म। ऑलरेडी हो चुका है और ये सैटेलाइट भी डेवलप किया जा चुका है। प्रक्षेपण होने की बस देर है। हम्म। आपको इसके बारे में मुझे जानकारी है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सैटेलाइट से भी थोड़ा सा दूसरे तरह का हमें हेल्प देगा। हम्म। ये जो लाइव इंटरसेप्शन में ये हम्म। हमें बहुत मदद करेगा। लाइव हम्म। इंटरसेप्शन में जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं और इनकमिंग जो हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स होंगे, हम्म। उनको इंटरसेप्ट करने में ये प्लेटफॉर्म हमें बहुत मदद देगा। अर्ली वार्निंग के लिए तो ये सटीक है ही है, क्योंकि अर्ली वार्निंग के लिए हमें एरियल प्लेटफॉर्म जहाज पर लेकर के हम उसको एयरबॉर्न करते हैं, तो वो भी हमें अर्ली वार्निंग देता है। लेकिन अर्ली वार्निंग के साथ साथ इंटरसेप्टर्स और उसको इंटरसेप्ट करना और उसमें मदद हमारे जो एरियल प्लेटफॉर्म था, जैसे नेत्रा रडार है, वो नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अर्ली वार्निंग दे सकता था। ये हमें बहुत कई तरह से मदद देगा। ये सिर्फ ये वही नहीं, इंटरसेप्शन ही नहीं, ये हमें कम्युनिकेशन सिस्टम और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग सर, आप जो सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम काउंटरमेजर्स की है। बात कर रहे हैं? आप सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम की ये बात कर रहे हैं? जी हाँ, उसमें भी ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा उसके लिए भी। जी हाँ, जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो जैमिंग, काउंटर जैमिंग होगी, हाँ। उसमें भी इसका इसका उपयोग किया जा सकेगा। तो ये एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म है हम्म। जो बहुत ही कारगर होगा भविष्य में हमारे लिए। हम्म। जी हाँ अमित जी। सर, कब तक आपको लगता है ये कमीशन हो जाएगा काम करने के लिए? कब तक हम इसे लॉन्च करेंगे, अंदाजा? देखिए, अभी तो इसका सक्सेसफुल परीक्षण हो चुका है हम्म। और जब सक्सेसफुल परीक्षण हो जाता है तब लॉन्च करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि चीजें लगभग सुनिश्चित हो जाती हैं और बस हमें एक उसका जो है मूल रूप बना करके और उसको लॉन्च करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ महीने की बात है। जी ठीक है, हाँ। आलोक सर, आप साथ रहिएगा। ताइवान से भी बड़ी खबर, उस पर भी आपका मैं व्यू चाहूँगा। जी, ताइवान सेना ने अपना युद्धाभ्यास शुरू किया है। हॉन काआंग में लाइव फायरिंग ड्रिल देखने को मिल रही है। M60 टैंकों से भी हमले का अभ्यास वहां पर किया जा रहा है। यान पहुंचा है, टैंकों का एक बड़ा जखीरा, बड़ा काफिला। चीन के हमले का सिमुलेशन भी किया गया। ताइवान तट पर मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम की तैयारी भी देखने को मिली। रशिया, यूक्रेन और अमेरिका, ईरान के बाद दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा जो खुल सकता है, संभावित मोर्चा दर्शकों, वो ताइवान और चीन के बीच दिखाई दे रहा है, जहां पर युद्ध की चिंगारी ऐसा लगता है कभी भी भड़क सकती है। इसकी तैयारी भी ताइवान ने शुरू कर दी। ताइवान के चारों तरफ गोलियों की गूंज और टैंकों की गड़गड़ाहट से आसमान थर्रा उठा है। चीन के संभावित हमले और ताइवान पर कब्जे की धमकियों का करारा जवाब देने के लिए ताइवान सेना ने अपने सबसे बड़े युद्ध अभ्यास हान कुआंग के तहत अब तक की सबसे आक्रामक मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। 10 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में ताइवान की सेना ने दुश्मन को खदेड़ने का लाइव फायर ड्रिल किया है, सिमुलेशन किया है। रविवार की देर रात हुआलियन से ताइवानी सेना की सेकेंड कंबाइंड आर्म्स बटालियन की टुकड़ी अमेरिका में बने घातक M60A3 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ वहां पर युद्धाभ्यास कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। आलोक सर, ताइवान और चाइना को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि एक हाथी है और वहां पर हाथी के सामने ताइवान एक चावल का छोटा दाना लगता है। ठीक है, आप अगर मैप में देखें या भौगोलिक रूप से देखें, आप जीडीपी के रूप, हर तरह से चाइना के सामने ताइवान बहुत छोटा है। और अभी तक अमेरिका ताइवान और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में खड़ा है। लेकिन अभी अमेरिका बिजी मिडिल ईस्ट में है। हालांकि बहुत सारे जानकार कहते हैं कि अमेरिका कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करेगा। वो छद्म वार कर सकता है, वो साइबर वॉर कर सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर कर सकता है, लेकिन सीधा इन्वेजन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि ताइवान सुरक्षित है? अमित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ताइवान को बहुत बड़ा खतरा है चीन के साथ, और चीन के सामने वो बिल्कुल ही टिक नहीं पाएगा अगर अमेरिका बुरी तरह से उसके साथ अगर खड़ा हो जाए तो। और जब अमेरिका अगर अच्छी तरह से उसके साथ खड़ा होगा तभी वो बच पाएगा, क्योंकि बहुत छोटी जगह है। ज्यादा वो अमेरिकन सेना के, चाइनीज मिलिट्री पावर के सामने में ताइवान छोटा पड़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ताइवान जो वो मल्टी लेयर अपना तैयारी कर रहा है, देखिए ताइवान पर आक्रमण अगर चीन भविष्य में करेगा तो सबसे पहले वो नेवल जो ब्लॉकेड है उसको, अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड को तोड़ करके उसको ताइवान के अंदर घुसना पड़ेगा। आप मिसाइल से
या ड्रोन से जो भी आप आक्रमण करेंगे, लेकिन अंततः आपको बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा ताइवान को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। तो वो जब बूट्स ऑन ग्राउंड होगा उस समय फिर ताइवान के ये जो मिलिट्री जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहां पर उससे लड़ाई होगी। उसकी अभी तैयारी की ड्रिल की जा रही है वहां पर ताइवान में। तो ये लड़ाई जो होगी, अगर होगी भी, तो एरियल वॉरफेयर में होगा, नेवल वॉरफेयर में होगा, और ग्राउंड में भी, बूट्स ऑन ग्राउंड में भी लड़ाई होगी। तभी ताइवान को चीन ले पाएगा। इसलिए ये काफी घातक लड़ाई होगी, और जब तक कि अमेरिकन नेवी वहां पर घेराबंदी किए हुए हैं ताइवान को बचाने के लिए, तब तक चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा ताइवान को हड़पना। जी अमित जी। बिल्कुल सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जैसे अब यूक्रेन रशिया की जंग को हमने देखा, तो हमने देखा यूक्रेन बहुत छोटा राष्ट्र है, लेकिन नाटो ने इतनी मदद की, अमेरिका ने इतनी मदद की कि ये जंग इतनी लंबी खिंच गई है और रशिया को बहुत नुकसान हुआ है। क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका और दुनिया के बाकी मुल्क जो चाइना को पसंद नहीं करते, ताइवान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले वक्त में अगर जंग की सिचुएशन बनती है तो? देखिए, थोड़ा सा अंतर है अमित जी, यूक्रेन की स्थिति में और ताइवान की स्थिति में। जी, यूक्रेन का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। बड़ा है। ज्योग्राफिकल रूप से वो यूरोप का सबसे बड़ा देश है। हम्म, सबसे बड़ा देश है, हम्म, ज्योग्राफी अगर आप देखें तो। हम्म, तो वैसे क्षेत्र को पूरी तरह से जीतना रूस के लिए भी काफी कठिन काम हो गया। कन्वेंशनल वॉरफेयर से आप इतने बड़े भूभाग को जल्दी जीत नहीं सकेंगे। तो ये एक डिफिकल्ट, जबकि ताइवान में स्थिति थोड़ी अलग है। ताइवान ज्योग्राफिकली बहुत छोटा देश है, तो उसको दबोचना चीन के लिए ज्यादा इजी होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। और हो सकता है बहुत लंबे समय तक ताइवान, जैसे यूक्रेन लड़ पा रहा है, न लड़ पाए लंबे समय तक, जी, अगर वो अमेरिका वहां से हट जाएगा तो ये थोड़ा एक डर है। दोनों परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं अमित जी। बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों पर अपना इंसाइट देने के लिए, जानकारी देने के लिए सर। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को